इंडिया ने फेडरल फीचर्स को अपनाया लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड को यूज़ नहीं किया। अगर सिंपल लैंग्वेज में इस आर्टिकल को हम समझने की कोशिश करें तो हम इस आर्टिकल को दो पार्ट में डिसाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने फेडरल फीचर्स को क्यों अपनाया, क्या कारण था, क्या मेजर रीजन्स थे। तो सबसे पहले अगर हम रीजन्स की बात करें कि इंडिया ने फेडरल फीचर्स को क्यों अपनाया, फेडरल वर्ड के बारे में आपको पता ही होगा कि ऐसी स्टेट, ऐसी कंट्री जहां पर टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और दोनों के पास में लॉ मेकिंग पावर्स हो, दोनों के पास में लॉ इम्प्लीमेंटिंग पावर्स हो, दोनों के पास में अपने अपने फंड्स हो, और दोनों के दोनों जो हैं वो एक दूसरे से अपनी पावर्स को गेन नहीं करते हों, बल्कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहां से उनकी पावर दोनों को मिलेगी। ये होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाने के दो कारण थे। फर्स्ट था हिस्टोरिकल रीजन और सेकंड था जियोग्राफिकल रीजन। फर्स्ट, अगर आप हिस्टोरिकल रीजन की बात करें तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। हमारा इंडिया 1947 में हमें फ्रीडम मिली। उससे पहले इंडिया दो पार्ट में डिवाइड था, एक था ब्रिटिश इंडिया और सेकंड था प्रिंसली स्टेट। अगर आप बात करो प्रिंसली स्टेट की, इंडिया दो पार्ट में डिवाइड, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। देखो, जो ब्रिटिश इंडिया था वो डायरेक्ट अंग्रेजों के अधीन था, मतलब डायरेक्ट ब्रिटेन के अंडर आता था, और प्रिंसली स्टेट इनडायरेक्टली ब्रिटेन के अंडर था, लेकिन यहाँ पर जो किंग, राजा जो थे, उनका शासन हुआ करता था। अब 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है और उसमें डिसाइड होता है कि इंडिया दो पार्ट में डिवाइड होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो प्रिंसली स्टेट है, मतलब 1947 के समय हमारे इंडिया में 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट, मतलब देसी रियासतें थी। तो उन प्रिंसली स्टेट्स को ये फ्रीडम दी गई कि आप चाहो तो इंडिया के साथ जाओ, आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ जाओ, या फिर आप चाहो तो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर भी कर सकते हो। अब प्रिंसली स्टेट ज़्यादातर ये चाहते थे कि वो खुद में फ्रीडम रहे, उनके पास में जो भी उनकी ट्रेडिशन है, जो भी उनका कल्चर है, उसको फॉलो करें और एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट या इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में खुद को सिचुएटेड करें। लेकिन हमारे इंडिया का जो इंटीग्रेशन हुआ उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, इसके अलावा वीपी मेनन जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थे, इन दोनों ने मिलकर के हमारे इंडिया के इंटीग्रेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। वो चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट को कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाएं ताकि वो इंडिया में शामिल हो सके, और इसी सुविधा को पूरा करने के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने बोला कि हम फेडरल फीचर्स को अपनाएंगे, मतलब हम टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे, वन सेंटर एंड अदर इज स्टेट लेवल। और जो आप प्रिंसली स्टेट हैं उनको हम पावर्स देंगे, और जो भी आपकी ट्रेडिशन है उसको आप फॉलो कर सकते हो। और इस तरीके से जब प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया कि उनको सारी पावर्स दी जाएंगी, तो प्रिंसली स्टेट जो है वो इंडिया के पार्ट बन गई। तो ये हिस्टोरिकल रीजन रहा, जिसकी वजह से ये हिस्टोरिकल रीजन था जिसके कारण से इंडिया ने फेडरल फीचर्स को अपनाया। दूसरा कारण था जियोग्राफिकल फीचर्स। अब ये कारण क्या था? देखो, इंडिया का जो साइज है वो काफ़ी वास्ट है। मतलब अगर इंडिया में यूनिटरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाती, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर होता, सारी की सारी पावर सेंटर के पास होती, और जो रीजनल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास में सिर्फ पावर होती लॉ इम्प्लीमेंटिंग की। मतलब सेंटर जो पावर बनाए, सेंटर जो भी लॉ बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता रीजनल गवर्नमेंट। तो इस तरीके के जो वास्ट कंट्री इंडिया है, यहाँ पर दिल्ली में हमारा सेंटर होता, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती। देखो, यहाँ पर बैठे व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो पॉपुलेशन है उसको क्या प्रॉब्लम है? तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पर लोकल लेवल गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसीलिए इंडिया ने जो हमारा जियोग्राफिकल फीचर्स है, जियोग्राफिकल जो वास्टनेस है हमारी कंट्री की, इसमें जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी में हर एक सेक्शन को, हर एक जो एरिया है उसकी हर डिजायर्स को कंप्लीट किया जा सके, इसीलिए इंडिया ने फेडरल फीचर्स को अपनाया। अब ये टू मेजर रीजन्स थे जिसकी वजह से इंडिया ने फेडरल फीचर्स अपनाया। अब हमने इस टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देख लिया कि इंडिया ने फेडरल फीचर्स को अपनाने के क्या कारण थे। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फेडरल वर्ड यूज क्यों नहीं किया। फेडरल वर्ड यूज ना करने का बेस्ट रीजन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो बताते हैं।
देखो हमारा जो आर्टिकल 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 1 ये बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड को प्रायोरिटी दी रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि जो फेडरेशन है, फेडरल जो वर्ड है, उसकी सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो रिजिडिटी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और दूसरी है लीगलिज्म। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड यूज कर दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बोलते थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चलती थी उस समय उन्होंने ये बोला कि अगर आपने फेडरल वर्ड यूज कर दिया तो जो स्टेट्स हैं उनको पावर मिल जाएगी और वो फेडरल वर्ड को यूज करके हमेशा अपनी पावर को यूज करेंगे और हमेशा अपने आप को कभी भी वो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट नहीं बन पाएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दो स्टेटमेंट दिए कि जैसे आप जब भी फेडरल वर्ड यूज आता है तो आपको अमेरिका का ध्यान आता है, यूएसए का ध्यान आता है। तो जिस तरीके से यूएसए में जो सेंटर है और जो स्टेट्स हैं वहाँ पर 50 स्टेट्स हैं और जो 50 स्टेट और सेंटर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और उसी एग्रीमेंट के तहत वहाँ पर फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं जो इंडिया के पार्ट बने उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था, मतलब इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमोंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। तो जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, हमने जो प्रिंसली स्टेट हैं वो अपनी इच्छा से, अपनी विल पावर से इंडिया में पार्ट बने थे, तो हमें फेडरेशन वर्ड यूज करने की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई। दूसरी बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भी बोलते हैं कि जो स्टेट्स हैं उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो फेडरेशन से अलग हो सके। अमेरिका में जब भी वहाँ की जो स्टेट है वो अपना नेम, साइज, बाउंड्री, ये सब कुछ को मेंटेन करते हैं, मतलब सेंटर इनके ऊपर कोई भी लॉ नहीं बना सकता। लेकिन हमारे इंडिया में आर्टिकल 3 में ये बोला गया है कि सेंटर जब चाहे स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, उनकी बाउंड्री चेंज कर सकता है, उनका साइज चेंज कर सकता है। मतलब इंडिया में जो सेंटर है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन स्टेट जो है अगर चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से स्टेट्स को दो पार्ट में भी डिवाइड किया जा सकता है। मतलब स्टेट जो है वो सेंटर जो है वो इंडिया में परमानेंट है और स्टेट जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। तो ये दो मेजर रहे जिसकी वजह से हमने फेडरल वर्ड यूज नहीं किया। ये दो मेजर रीजन थे, रिजिडिटी और लीगलिज्म, दो मेजर रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन ऑफ स्टेट वर्ड को यूज नहीं किया। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं 2008 में हमारे इंडिया में मुंबई में टेरर अटैक होता है और उसके बाद में सेंट्रल के द्वारा ये पावर डिसाइड की जाती है कि हम एक ऐसी फोर्स बनाएंगे जो फोर्स है वो टेररिज्म को काउंटर करने की कोशिश करेगी और सेंट्रल लेवल पर ये फोर्स वर्क करेगी। अब आपको पता है कि पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। अब ये स्टेट सब्जेक्ट क्या है, हमारी शेड्यूल 7 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट मेंटेन की गई हैं और 3 लिस्ट में एक सेंट्रल लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टेट पावर लॉ बना सकता है, तो पुलिस एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो स्टेट ने ये बोला कि जो पुलिस है ना वो स्टेट का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर सेंट्रल लॉ नहीं बना सकता। तो देखो इस तरीके के एग्जाम्पल से आप एक समझ सकते हो कि अगर हम फेडरल वर्ड यूज़ कर लेते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो जिन प्रिंसली स्टेट को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जोड़ा गया था वो कभी भी इंडिया के पार्ट नहीं रह पाती, क्योंकि उनके पास प्रूफ होता कि देखो फेडरल है, हम तो एक एग्रीमेंट के थ्रू आपके पास आए हैं, हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था और ये एग्रीमेंट जो है वो हम कभी भी अलग हो सकते हैं इंडिया से। लेकिन इंडिया को ये प्रॉब्लम करनी ही नहीं थी, इसीलिए इंडिया ने फेडरल सिस्टम अपनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कैनेडियन मॉडल को इंडिया ने फॉलो किया है। मतलब यूएसए का जो मॉडल है फेडरेशन का उसको इंडिया ने फॉलो नहीं किया। इंडिया ने ज़्यादातर जो पावर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, फेडरल सिस्टम भी हो इंडिया में, लेकिन ज़्यादातर पावर, स्ट्रॉन्ग जो पावर है वो सेंटर के साथ में हो। ये मॉडल है कनाडा में और उसको इंडिया ने फॉलो किया है।
अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो दो वर्ड आपने यहाँ पर देखे, एक फेडरेशन और एक देखा यूनियन ऑफ स्टेट। अगर एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों वर्ड्स को आप समझने की कोशिश करोगे तो एक थाली में रखा है सैलेड और एक थाली में रखी है दाल मखनी। अगर सैलेड को आप बोल सकते हो फेडरेशन और दाल मखनी को आप बोल सकते हो यूनियन ऑफ स्टेट्स। सैलेड मतलब एक थाली में जहाँ पर सैलेड रखा है वहाँ पर आपको खीरा मिलेगा, पपीता मिलेगा, ककड़ी मिलेगी, इसके अलावा मूली मिलेगी, गाजर मिलेगी। मतलब हर एक एरिया को आप अलग अलग डिसाइड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि अरे ये तो खीरा है, ये तो मूली है, ये गाजर है। ऐसे ही तो फेडरेशन में होता है। अमेरिका में जो स्टेट्स हैं उनकी जो आइडेंटिटी है वो यूनिक है। सेंटर कभी भी उनकी आइडेंटिटी को नहीं छीन सकता। मतलब थाली में जब सैलेड को एक साथ रखा जाएगा तो जो थाली है वो उनका जो फाउंडेशन है इन स्टेट्स का, इन सैलेड का, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। सेम इसी तरीके से फेडरेशन में होता है। अमेरिकन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी वहाँ के स्टेट की जो पावर्स है उसको नहीं छीन सकती। वहाँ पर हर स्टेट जो है वो अलग अलग अपनी पावर को मेंटेन करके रखता है। मतलब सब कुछ वहाँ पर अलग अलग है सेंटर और स्टेट के बीच में। यूनियन स्टेट में क्या होता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो स्टेट्स होते हैं वो पार्ट होते हैं सेंटर के। दाल मखनी एक सब्जी होती है, वेजिटेबल बनती है, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स आप डाल करके दाल मखनी वेजिटेबल बनाओगे तो जब आप सामने आपके वेजिटेबल होगी बहुत टेस्टी होगी, लेकिन आप उसमें से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग नहीं कर पाओगे। मतलब जो स्टेट्स हैं वो सेंटर के एक इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं जिनको आप सेंटर से अलग नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें हैं फेडरेशन और यूनियन ऑफ स्टेट्स में अंतर। तो ये हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया कि इंडिया ने फेडरल फीचर्स अपनाए लेकिन जो फेडरल वर्ड है उसको यूज नहीं किया। ओके।